हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है पुनः आपके इस सेवा में मैं हाजिर हूं। और आज की वीडियो जो आपका यूपी टेट का बेसिक गणित अर्थात जो बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट हैं सबको हम कवर करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, पूरी वीडियो लास्ट तक आप लोग वॉच करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम संख्या प्रणाली की जो पहला चैप्टर है यूपी टेट का इसी को कवर करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जो होता है उस किसे कहते हैं, तो गणितीय संख्या में जिसका प्रयोग वस्तुओं को मापने गिनने में करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। राइट बात। देखेंगे एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? प्राकृतिक संख्या। जैसे आप लोग देखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस डॉट डॉट का मतलब होता है ना दोस्तों, इसी क्रम में और आगे तक जाएगा। ठीक ना, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, ये अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। याद रखेंगे एक आपका सिंबल होता है जिसको हम लोग अनंत बोलते हैं और इसका जो प्रतीक होता है वो ऐसा होता है दोस्तों। ऐसे जब हम लगा देते हैं तो मतलब है 1 से स्टार्ट होगा और बहुत अनंत तक जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है, रोकने की कोई सीमा नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को जिसका प्रयोग हम अपने जीवन में वस्तुओं को गिनने, नापने, तौलने में करते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या का नाम दे देते हैं। राइट बात। और देखिएगा अब हम अगला पॉइंट में चलते हैं और यहाँ देखेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या है प्यारे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्या में, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए, जीरो को बस जोड़ लिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4 हो गया, आपका 5 हो गया, डॉट डॉट इसी क्रम में इन्फिनिटिव अनंत तक चले जाइएगा। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। और देखिएगा अगर इसी में केवल जीरो को मैं शामिल कर लूं तो ये प्राकृतिक संख्या ना होके अब क्या कहलाएगी? ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट तक होती है। पूर्ण संख्याएं जो होती है प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ने से बनती है। यहाँ पे मैंने तो लिखा है ना दोस्तों, जीरो से जोड़ने से बनती है। मैंने बहुत ज़्यादा इसका डेफिनेशन नहीं रखा है, बस आपको समझने के लिए। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ लिया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। राइट बात। अब देखिएगा यहाँ पे अब हम देखेंगे दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जो पूर्णांक होते हैं ना, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या। याद रखेंगे जो पूर्णांक होता है सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे देखेंगे एक मैं यहाँ पे अलग से चीजें लिखकर बता रहा हूँ। सभी धनात्मक संख्या की बात और सभी क्या होगा प्यारे? तो सभी होगा आपका ऋणात्मक संख्या। और प्लस के क्या होगा दोस्तों? प्लस के और आप लोग याद रखिएगा जीरो। क्या होगा? जीरो। जीरो की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक बोलते हैं। राइट बात। आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिएगा एक आपको यहाँ पे मैं ग्राफ ऐसे खींच रहा हूं संख्या रेखा का। अब देखिएगा यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं और इसको मैं क्या मान ले रहा हूं दोस्तों? जीरो मान ले रहा हूं। राइट बात। अब देखेंगे इधर इस पॉइंट पे इतने ऐसे डॉट डॉट रेखा में बिंदु ले रहे हैं। ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर लिखा, ये 3 नंबर लिखा, ये 4 नंबर लिखा। और इधर भी इसी क्रम में लेंगे तो अब जीरो से हम नीचे जाएंगे तो माइनस में चीजें जाएंगी। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो -5 होगा। याद रखेंगे। मैं आपको एक दो चीज और बता दूं कि याद रखेंगे जब कोई संख्या माइनस में होगी तो उसके सामने हम माइनस लिखेंगे, जैसे -4 हो गया। और जब संख्या को बस 4 लिखा गया तो आप समझ लीजिए जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो ना, उसके आगे हम क्या मान लेते हैं? उसके आगे चिन्ह हम प्लस मानते हैं। राइट बात। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और साथ में जीरो का सम्मिलित रूप ही पूर्णांक कहलाता है। ये देखिएगा ये पूर्णांक है। अगर यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जैसे में देखेंगे यहाँ पे 0 1 2 मतलब इधर भी ए जाएगा और इधर -1 -2 -3 -4 -5 इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q का मतलब समझ रहे हैं प्यारे? मतलब जिसका मतलब है कि इसका मतलब यहां पे आपको बता दे रहा हूं, इसका मतलब है कि इसे हम लोग अंश बटा के हर में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों? अंश बटा के हर में लिख सकते हो। राइट बात। अब देखेंगे
कौन परिमेय संख्या है, जैसे 4/5 ये परिमेय संख्या हो गई। आपका 6 भी परिमेय संख्या होगा। जिसका हर कुछ नहीं होता उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। मतलब जिसको P अपान Q, P का मतलब बटा है और Q का मतलब A है, ठीक ना। तो P आपका अंश हो गया, Q आपका हर हो गया, तो A आपका हो गया परिमेय संख्या। बस इसका डेफिनेशन होता है जिसे आप इस रूप में प्रदर्शित कर सके, अर्थात P अपान Q के रूप में लिख सके, जिसको बटा के रूप में आप लोग लिख सके, उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। बहुत लोगों के सामने समस्या होगी कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। अभी आप लोगों को भिन्न में जब बताऊंगा प्यारे, तो आपको भिन्न में मैं अंश और हर दोनों को डिफाइन करूंगा। अंश जो होता है ना, भिन्न का जो ऊपर का मान होता है ना, जो ऊपर का मान होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। और भिन्न का जो नीचे का मान होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। अगर आप भी अभी भी आप लोगों में कंफ्यूजन है तो मैं कंसेप्ट को वो क्लियर करा रहा हूँ। जो देखेंगे हर, हर जो होता है वह किसान का मित्र ही होता है एक प्रकार का, जो खेतों की जुताई करता है। और हर कहाँ पर लगता है दोस्तों, खेत में। खेत में आप ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि हर जो होता है वह नीचे चलता है। और अंश का मतलब कंधा होता है। कंधा कहाँ होता है, तो ऊपर होता है। किसी का कंधा कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो अंश जो होगा ऊपर के भी, ऊपर के मान को अंश बोलिएगा और नीचे के मान को क्या बोलिएगा, हर बोलिएगा। तो परिमेय संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या का नाम दे देते हैं। आगे देखते हैं, जो अपरिमेय संख्या पूछेगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P अपान Q के रूप में न लिख सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब एग्जाम्पल आप अपने ध्यान से बता सकते हैं दोस्तों। आपको मैंने परिमेय में बताया कि जिसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें आप लोग देखेंगे कि नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए कड़ी 5 को आप लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। आपको ऐसे देखना है, ठीक ना। और एक बात बहुत ज़्यादा पूछता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। आपको पता होना चाहिए। पाई का मान तो वैसे आप लोग देखेंगे तो मान तो अलग चीज़ है, लेकिन बस पाई पूछ रहा है कि पाई क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, पाई अपरिमेय संख्या है। 1 नंबर का आप लोग याद ही रखेंगे, बहुत जगह प्रश्न पूछ देता है डायरेक्टली, पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि पाई का मान 22/7 या 3.14, तो इसको ऐसे में ऐसे डिवाइड कर दें। नो नो, ऐसा नहीं है। बस पाई का मान मैं पूछा हूँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं, सम का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है दोस्तों, सम का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पे देखेंगे जोड़ा, जोड़ा का मतलब 2 वस्तुएं, ठीक ना। जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2 वस्तुएं। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए। विभाज्य का मतलब हो जाए पूरी पूरी कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। राइट बात। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे सम संख्या, जैसे 2 हो गई, आपका 4 हो गया, आपका 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, सब क्या है, सम संख्याएं। जैसे आप लोगों से मैं पूछूं, अगर देखिए एक संख्या मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने 50 ले लिया, अब पूछूंगा कि 50 आपकी सम है कि विषम है, आप क्या करेंगे, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए, मतलब पूरी पूरी कट जाए, शेषफल नहीं आना चाहिए। अब देखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे एक बार नहीं, 2 दूना के 4, 2 बार जाएगा। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 उतारेंगे, और 2 पच्चे 10, 25 बार में कट गया। ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, तो कट जा रहा है, बीच नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। अगर यही नहीं कटेगा तो क्या होगा, विषम संख्या। तो आप इस क्रम में देखेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। और वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग विषम संख्या का नाम देते हैं। जैसे आप लोगों का 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, आपका 9 हो गया, आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ये सब क्या हैं, ये आपके विषम संख्याएं। जो 2 से ना कटे विषम, और जो 2 से कट जाए वे क्या, सम। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इसी में थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, याद रखेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे आप लोग बताइएगा, 4 हो गया, आप लोग बताइएगा 6 हो गया, आपका 8 हो गया, आपका 10 हो गया, ये सब क्या है भाई, ये भाज्य संख्या है। जैसे आप मान लो 100 पूछे क्या है दोस्तों, तो ये भाज्य संख्या है। अब 100 का आप पूछिएगा तो 100 किससे किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, आपका 5 से कटेगा, आपका 10 से कटेगा, आपका 20 से कटेगा, ये सब संख्याएं 25 से कटेगा, ऐसे ऐसे कट जाता है। तो जब आपका संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे, या 2 संख्याओं से अधिक उनके गुणनखंड हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं।
याद रखेंगे। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड के अलावा, मतलब दो संख्याओं से अधिक संख्या से वो नहीं कटेगा। जैसे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखेंगे आपका 2 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया। ये देखिएगा ना, 2 जो होगा ना केवल किससे कट सकता है, या तो ये 1 से कटेगा और या तो ये 2 से कटेगा। राइट बात। ये 3 है, किससे कटेगा, 1 से कटेगा और केवल 3 से कटेगा। 5 है, किससे कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। आप लोग आगे जाएंगे, 11 ले लो भैया, 11 आपका 1 से कटेगा नहीं तो केवल केवल 11 से कटेगा। आप लोग 13 को ले लीजिए, 13 भी किससे कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो 13 से कटेगा। यहाँ पे 17 ले लीजिए, 17 आपका 1 से कटेगा नहीं तो 17 से कटेगा। 19 ले लीजिए, 19 आपका 1 से कटेगा नहीं तो केवल 19 से कटेगा। तो राइट बात वे हो गया कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं केवल इसके दो गुणनखंड होते हैं। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, अगर वो 2 से अधिक से कट रहा है तो भाज्य है, और वो दो केवल 2 ही संख्या से कट रही है तो क्या होगा आपका, वो आपका अभाज्य होगा। और इसमें एक भी पॉइंट और ये भी आप लोग याद रखेंगे कि वो दो संख्याएं कौन होगी, या तो वह 1 से कटेगी और या तो वह स्वयं से कटेगी। ये भी याद रखिएगा, या तो वो 1 से कटेगी या तो वह स्वयं से कटेगी। वो आपकी क्या संख्याएं होंगी, तो भी आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। राइट बात। चलिए आगे ले चलते हैं। अब गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों की बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण चिन्ह क्या होते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तब भी ठीक, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे जो जोड़ का चिन्ह होता है इसको ऐसे दर्शाते हैं। राइट बात। घटाना को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, ऐसे दर्शाते हैं। गुणा का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। फिर इसके बाद भाग के सिंबल के बारे में बात करेंगे तो भाग का सिंबल ऐसे होता है। इसके बाद आगे चलिएगा, जब आपको इसलिए की बात करें तो इसलिए का जो सिंबल होता है वो इसलिए होता है। ठीक है। और इसके बाद जो चूंकि का सिंबल होता है वो ऐसे होता है। आप लोग इसको ध्यान रखते रहेंगे। जो अनंत का सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, जो अनंत का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। और इसके बाद जो त्रिभुज का सिंबल पूछे तो त्रिभुज का एक छोटा ऐसे त्रिभुज बना के इसका सिंबल बना देते हैं। ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पे पाई की बात करेंगे कि जो पाई का सिंबल होता है वह कैसा होता है दोस्तों, तो वह पाई का सिंबल ऐसे होता है। थीटा की बात करिएगा तो थीटा का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। फाई का बात करेंगे तो फाई का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। अगर बीटा की बात बोलिएगा तो ऐसे होता है, बीटा का जो सिंबल होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, बराबर का सिंबल पूछेगा तो बराबर का सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है। इसको मैं कोष्टक में कर दे रहा हूँ। ठीक है। आप इसको सिंबल को ध्यान रखते रहेंगे क्योंकि सिंबल ही आगे आपके कंसेप्ट में काम आने वाले हैं। बराबर नहीं है मतलब ऐसे बराबर लिख के और इसको ऐसे कट कर दीजिएगा तो मतलब क्या होगा दोस्तों, बराबर नहीं है। वर्गमूल का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। और इसी में अगर घनमूल का बात बोलेगा तो यहाँ पे 3 लिख देगा तो ये घनमूल हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्नवाचक के सिंबल है। आगे देखते हैं, अल्फा की बात पूछेगा कि अल्फा का सिंबल क्या होता है, तो अल्फा का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है दोस्तों, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। आगे देखेंगे, समांतर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, दो समांतर रेखाएं ऐसे आपको खड़ी पाई में लिख देती हैं। अनुपात का जो सिंबल पूछेगा तो अनुपात का ऐसे होता है दोस्तों, विसर्ग जैसा। आगे देखेंगे, समानुपात का 2 विसर्ग ऐसे बना दीजिए, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, समानुपात का सिंबल हो जाएगा। समरूप का सिंबल पूछेगा तो समरूप का सिंबल ऐसे होता है, मतलब दोनों समान आकृति की जब चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ पे हम समरूप का प्रयोग करते हैं। आगे देखेगा, अंश नहीं देखते हैं, अंश 90 अंश ऐसे नहीं होता है, 90 अंश यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, तो यही जो अंश का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। डेल्टा की बात करिएगा तो जो डेल्टा का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। प्रतिशत का सिंबल आपको सबको पता ही है कि प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है। कुछ आपके महत्वपूर्ण सिंबल थे जो गणित में महत्वपूर्ण हैं, जो आपको अगर नहीं आता है तो केवल मैं कॉन्सेप्ट एकदम निचला से निचला कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि एक ही लाइक आपको मैं 1000 वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। लाइक ही मेरे लिए सब कुछ होता है, और जब लाइक आप करते हैं तो मेरे अंदर और वीडियो बनाने के जो थाट होते हैं वो उत्साहित होते हैं। और चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, व्युत्क्रम भिन्न किसे बोलते हैं, याद रखेंगे। व्युत्क्रम भिन्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मैं यहाँ पे चीज़ों को बता रहा हूँ। और जो व्युत्क्रम भिन्न होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि ये चीज़ें आप लोग आसान तरीके से कैसे कवर कर पाएंगे, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए संख्याओं का व्युत्क्रम यहाँ पे पढ़ा जाता है, तो एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम और एक होता है आपका योगात्मक प्रतिलोम। 2 प्रतिलोम आते हैं आपके, आपने देखा भी होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे इसको, कि आपके एक प्रतिलोम होता है जिसका नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम और एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे आपको कह देगा कि 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 10 का क्या होगा, आपका 15 का क्या होगा, आपका 5 का क्या होगा, आपका 3 का क्या होगा। ऐसे मान लीजिए योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा ना, तो योगात्मक प्रतिलोम में होता क्या है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि जो योगात्मक प्रतिलोम होता है ना, इसमें संख्याएं जो होती है ना, उनका जो पूर्णांक आप लोग पढ़े हैं ना, उनका पूर्णांक में माइनस हो जाता है, याद रखेंगे। तो 4 का क्या होगा, -4 होगा।
ये आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा। 10 का क्या होगा तो -10 होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा। 15 का क्या होगा तो -15 होगा, ये आपका क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो संख्याएं होती हैं अगर उनका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो केवल उसके सामने आप माइनस लगा दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। ठीक ना। 5 का पूछेगा तो आपका -5 हो जाएगा, 3 का पूछेगा तो आपका -3 हो जाएगा। ऐसे आप लोग योगात्मक प्रतिलोम को कवर करेंगे। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी भिन्न का या किसी भी संख्या का वह संख्या होता है कि जिसमें उसका आप गुणा करिएगा, याद रखेंगे, गुणा करिएगा तो उसका मान कितना आ जाना चाहिए, तो उसका मान आपका 1 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? तो आपका उसका मान 1 होना चाहिए। कैसे? आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैं कह दूँ कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 को 1 बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। कैसे होगा दोस्तों? अब देखिएगा, मैं 1 की बात कहूँ ना, तो 5 गुणे 1/5, आपको पता है अंश का अंश में जिसका हर कुछ ना होता 1 कर लेते हैं, तो आप गुणा करिएगा तो 5/5 होगा, तो मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जिस संख्या का या भिन्न का जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम पूछिए तो आप कहिएगा कि उसका विपरीत होता है, मतलब बटा के रूप में, मतलब उसको गुणा करिएगा तो उसका मान क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। चलिए आपको और कुछ बता दे रहा हूँ। अगर आपसे कहे कि आप लोग 3 का बताइए, 3 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/3 होगा। ऐसे कर देंगे, इसको कट करके 1 आ जाएगा मान। तो मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में उसका मान कितना आना चाहिए प्यारे, 1 आना चाहिए। और योगात्मक प्रतिलोम में उसका जो प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ये आपका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। राइट बात। चलिए आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। आगे देखते हैं आरोही क्रम, और एक आता है आपका अवरोही क्रम। बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है। अगर बात करिएगा आरोही क्रम क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका आरोही क्रम होता है ना, आरोही क्रम जो होता है ना, वह बढ़ता क्रम होता है। क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है। और इसमें मैं आपको चीज़ों को बता दूं, इसमें क्या होता है कि नीचे से ऊपर को जाते हैं। नीचे से कहाँ जाते हैं? ऊपर को जाएंगे, तो यही तो होगा बढ़ता क्रम। जैसे कि आप 5 साल के थे, फिर पुनः आप 10 साल के हो गए, तो यह जो आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम को बोलते हैं घटता क्रम। घटता क्रम। अगर मान लीजिए आप लोग भूल जा रहे हैं तो आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। कोई भी अभिभावक अर्थात माता पिता अपने बच्चों का, आपके समाज में देखे होंगे बहुत लोगों का नाम आरोही होगा, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम या बच्ची का नाम अवरोही नहीं रखता होगा। अवरोही का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि घटता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे बच्चे घटते हुए क्रम में जाएं, सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे बढ़ते हुए क्रम में जाएं। तो इस थोड़े से टॉपिक के साथ आप लोग इसको याद रखिएगा कि आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है। अगर इसमें पूछेगा कि आरोही क्रम कौन है, तो सबसे छोटा को देखेंगे, और सबसे छोटा इसमें क्या है आप देखिएगा, यहाँ पे 5 दिख रहा है दोस्तों, सबसे छोटा है। अब 5 के बाद आप लोग देखिएगा सबसे छोटा क्या है, तो 8 है दोस्तों। चलिए 5 के बाद अब हम क्या लिखेंगे, 8 को लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद अब लोग छोटा आप लोग बात करिएगा तो क्या आपको मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है। 5 के बाद 10 हो गया, 5 के बाद 8 के बाद 10 हो गया। अब 10 के बाद अब क्या मिलेगा आपको दोस्तों, 11 मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब हम 11 लिखूंगा। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 14 होगा। 14 को मैंने लिख लिया, 14 हो गया। फिर इसके बाद 14 हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 15 को भी देख रहा हूँ। ठीक है। 16 है नहीं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लिखेंगे 17 को लिखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद 17 के बाद आपका 18 नहीं है, इसके बाद सीधा क्या है, 22 है। तो आप लोग देखेंगे जब हम संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 11 लिखा, 14 लिखा, 15 लिखा, 17 लिखा, 22 लिखा, तो ये बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ता क्रम क्या होता है, आरोही क्रम। जब आपको कहीं भी आरोही क्रम दर्शाने के लिए बोले तो आप लोग उसको कैसे दर्शाइएगा, मतलब बढ़ते क्रम में आप लिखने का कोशिश करिएगा, यही होता है आरोही क्रम। आगे देखिएगा अवरोही क्रम क्या होता है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, मतलब जब से सबसे पहले क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और बड़े से किसके तरफ हमको जाना है, तो छोटे की तरफ जाना है। राइट बात। आगे देखते हैं सबसे बड़ा इसमें क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका इसमें 22 होगा। देखिए 22 इसमें सबसे बड़ा है, 22 आपका सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब 22 के बाद हमारा क्या आता है, तो इसके बाद हमारा आएगा आपका 18। मैंने 18 को लिख लिया। ठीक है। फिर 18 के बाद आपका क्या आता है, तो 18 के बाद आपका आता है 16। मैंने 16 को लिख लिया, घटते क्रम में जा रहा है। ठीक है। अब 16 के बाद हमारा क्या आ रहा है, तो 16 के बाद हम लोग का आ रहा है 14। फिर मैंने 14 को लिख लिया। फिर इसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ रहा है, 13। फिर मैंने 13 को लिख लिया।
ठीक है। फिर इसके बाद हमारे सामने क्या आ रहा है 11, 11 को लिख लिया और लास्ट में मुझे क्या बच रहा है दोस्तों 9। तो आप देख रहे हैं बड़े से हम लोग किसके तरफ जा रहे हैं, छोटे की तरफ। तो छोटा की तरफ जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं अवरोही। अवरोही का मतलब होता है ना कि नीचे की तरफ जाना, और आरोही का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। बढ़ता क्रम आरोही क्रम और घटता क्रम अवरोही क्रम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताता हूं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। याद रखेंगे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, बहुत आसान तरीका से इसको भी हम कवर कराने वाले हैं। नाम से ही इसको हम सीख जाएंगे क्या होता है अनुवर्ती और क्या होता है पूर्ववर्ती। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो आपका पूर्ववर्ती, जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिख रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 7 और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8। सबसे पहले मैं पूर्ववर्ती से कहानी को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैं कह दूँ कि 5 एक संख्या ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक संख्या ले लिया 5 और मैं 5 का कह दूँ कि 5 का हमें पूर्ववर्ती बताइए। तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिए पूर्व का मतलब होता है पहले। याद रखेंगे पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो मतलब 5 के पहले क्या है, तो 5 के पहले क्या है दोस्तों, 4 है। 4 है। अगर मैं पूछूं कि 5 का पूर्ववर्ती क्या है तो आप बोलिएगा 5 का पूर्ववर्ती 4 है। तो आप यह कंसेप्ट कैसे निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, तो 5 के पहले देखे हैं ना, तो 5 का पहले निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ये -1 करने मैंने -1 किया है, तो 5 से मैंने -1 किया है तो 4 आ गया है। अभी देखिएगा आप कंसेप्ट को थोड़ा आसान तरीके से सीखिएगा, क्योंकि मैथ है, आप यहाँ पे फंसिएगा भी, ठीक है। अब देखिएगा आपको मैं बता रहा हूँ अनुवर्ती पूर्ववर्ती में एक में +1 किया जाता है और एक में -1 किया जाता है। एक में +1 मतलब एक में जोड़ कर निकाला जाता है और एक में एक को घटा कर निकाला जाता है। तो आपको बता दूं जो अनुवर्ती निकालने के लिए बोलेगा ना तो उसमें +1 कर दीजिएगा, उस संख्या में आपका अनुवर्ती निकल जाएगा। और पूर्ववर्ती निकालने के लिए कहेगा तो उसमें -1 कर दीजिएगा, उसमें आपका पूर्ववर्ती निकल जाएगा। आप लोग देख भी रहे हो कि मैंने पूर्ववर्ती निकाला, कैसे निकाला, 5 का पूर्ववर्ती तो 5 से -1 घटाया तो मैंने 4 मिल गया। अब देखिए ना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए मैं कह दूँ 20 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 20 से पहले क्या आता है, तो 20 से पहले 19 आता है। तो हम 19 को नहीं जानते हैं, चलो मैं नहीं जानता हूँ। अब 20 में से हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 कर दिया जाता है, तो -1 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है। आपसे मैं कह दूं कि 100 का आप लोग पूर्ववर्ती बताइए, तो 100 का पूर्ववर्ती बताने के लिए पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो जब 100 में से घटाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा। अब इसी तरह इसको भी देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 3584 या 3584 का आप पूर्ववर्ती बताइए। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या किया जाता है, -1 किया जाता है। अब इससे हम -1 करेंगे तो 4 में से क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा। तो जब हम लोग -1 किए तो ये 3584 जो है, इस 3584 से एक अंक पहले की संख्या हमको मिली है, क्या मिली है, 3583, और यही इसका क्या होगा, पूर्ववर्ती होगा। ठीक है। यहां पर भी वही काम करेंगे। अब 1592 के पहले क्या आएगा, 1591 आएगा, और इस एक प्रक्रिया -1 से की है, पूर्ववर्ती में -1 करते हैं, और यहाँ पे कर लो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 1581 आपका हो गया। अब देखिएगा अनुवर्ती में क्या करते हैं, तो +1 कर देते हैं। आप +1 करिए भैया, अब 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5284 हो जाएगा। इसका क्या होगा, तो आप लोगों को पता है 8385 हो जाएगा, 4385 हो जाएगा। तो अनुवर्ती में आपका +1 कर दीजिएगा, आ जाएगा, और पूर्ववर्ती में आपका -1 कर दीजिएगा, निकल जाएगा। आगे देखते हैं स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालते हैं। आप लोग देखिएगा बहुत बढ़िया है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जाति मान जो संख्या होती है ना, जिस संख्या का हम जाति मान अगर पूछे ना, वह संख्या सेम संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जाति मान बोलते हैं। राइट बात। अगर मैं कह दूं कि इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो याद रखेंगे इसमें 4 गुणे 1 बराबर 4 होगा। सेकेंड नंबर पर जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक नंबर पे 1 से गुणा करते हैं, सेकेंड नंबर पे 10 से, और यहाँ पे जाएंगे तो 100 से, यहाँ पे जाएंगे तो आपका 1000 से, और यहाँ पे जाएंगे तो दोस्तों 10,000 से। यही प्रक्रम चलता रहता है। अब देखिएगा मतलब 4 गुणे 1 बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पे 8 हो गया, 8 में हम 10 से गुणा करेंगे, 8 क्या होगा प्यारे, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे जाएंगे तो 3 गुणे क्या करिएगा, 3 गुणे हम लोग 100 का गुणा करेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। जिसका भी पूछेगा आप निकाल लीजिएगा। अब हम 5 पे जाएंगे तो आपका क्या होगा, 5 गुणे, अब हम लोग एक जीरो और बढ़ाएंगे, 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। अब 4 में हम गुणा किसी का करेंगे तो आपका 10,000 का करेंगे, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका 40,000 हो जाएगा। ये आपके प्रक्रम हो गए।
तो इसको आप लोग देखिएगा तो मतलब ये है ना कि 40,000 और 5,000 और 300 आपका 80 फिर 4 सबको जोड़िएगा तो आपका यही संख्या प्राप्त होगा। यह इसके जांचने का तरीका होता है। ठीक है, जो मैं निकाला हूँ सही है कि गलत है। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछे कि ये जो संख्या है 45,384, इसमें 8 का जातिमान क्या होगा, तो 8 का जातिमान 8 ही होगा। 5 का जातिमान क्या होगा, तो 5 ही होगा। 4 का जातिमान कितना होगा, तो 4 ही होगा। इधर देखिएगा इसका जातिमान, इस वाले 4 का जातिमान कितना होगा, तो 4 ही होगा। इस वाले 3 का जातिमान कितना होगा, तो 3 ही होगा। तो मतलब कि जो जातिमान होता है ना वो सेम संख्या होती है, और जो स्थानीय मान होता है ना वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे कैलकुलेट करते हैं। राइट बात। इसको आप लोग खुद निकाल कर देखिएगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका 6 हो जाएगा। इसका जो स्थानीय मान क्या होगा, तो आपका 20 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो आपका 400 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो आपका 8,000 हो जाएगा, 8,000। और इसका कितना होगा, आप लोग इसको थोड़ा ऐसे देखिए ना, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, और देखिए 5 के बाद जितना जीरो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लोग 4 जीरो को लगा दीजिए और यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इस तरह भी आप लोग इसको याद करिएगा। अगर यहाँ पे पूछे 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप यहाँ पे 4 लिखिए और 4 के बाद जितने डिजिट हैं उतना जीरो लगा दीजिए और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भिन्न और अंश, भिन्न के अंश और हर को देखेंगे। आपको पहले ही बता दिए कि जो ये पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम लोग परिमेय संख्या वहाँ पे बोलते थे। और भिन्न भी क्या होती है, इसको बटा के रूप में लिखते हैं। जो ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, और जो नीचे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। ठीक है, जिसका हर कुछ भी ना होता इसका हर हम क्या मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न, जो कि सही के रूप में होती है। और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, तो सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। सरल भिन्न में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, देखिएगा 2 सही 4/7 जब हम लिखे हैं ना, तो इस 7 का इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। याद रखेंगे, इसमें ऊपर वाले में गुणा करते हैं और जितना आता है उतना को जोड़ लेते हैं, इस संख्या को इसमें जोड़ के, और बटा में जो हर रहता है हर को सेम संख्या से लिख देते हैं। अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूना के 14, 14 हो गया। अब 14 के बाद इस संख्या को क्या करेंगे, 4 को उसमें जोड़ लेंगे, तो 14 और 4 क्या होगा, तो 14 4 आपका 18 होगा। और नीचे जो 7 है ना वो सेम रहेगा। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे 2 सही 3/4 को भी मैं सरल भिन्न में बदल कर बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया, ये जो हर है ना इसका, इस जो सही वाली मिश्र वाली भिन्न है ना इसमें गुणा करेंगे। 4 दूना के 8, और 8 के बाद ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 बटा के क्या होगा, 4 को हम लोग सेम लिख लेते हैं, तो 11/4 हो जाएगा। तो ये आपका भिन्न होते हैं। जो आप लोग ऊपर का होता है तो इसको अंश बोल देते हैं, नीचे का जो होता है इसको आप लोग हर बोलते हैं। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। ये आपका सरल भिन्न होता है और ये आपका मिश्र भिन्न होता है, और जिसका हर कुछ ना होता उसका हर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये भी आप चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भिन्न का सरलतम रूप। सरलतम, सरल का मतलब होता है दोस्तों छोटा। क्या होता है दोस्तों, आप कहते हैं नहीं सवाल बिल्कुल सरल है, सरल का मतलब क्या है, छोटा। तो इसका हम क्या करते हैं, छोटा रूप। रूप का मतलब आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोगों को बोल दिया ना कि 2/18 का सरलतम रूप निकालिए, तो इसका छोटा रूप। छोटा रूप कैसे निकालते हैं, मतलब अंश और हर दोनों सेम संख्या से कटनी चाहिए, तभी आप उस भिन्न का सरलतम रूप निकाल सकते हैं। तो मतलब अंश जो हो वो भी और जो हर हो वो भी सेम संख्या से कटें, सेम संख्या से इसका आप विभाज्य करिएगा तो वही होगा उसका सरलतम रूप। जैसे आप लोग देखिएगा 2/18 है ना, तो 2/18 को काटिएगा तो 2 भी 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 9 के 18। इसका सरलतम रूप क्या होगा, 1/9 हो जाएगा। राइट बात। आपसे कहेगा कि 6/42, अगर 6/42 का सरलतम रूप निकालने के लिए आपसे कहे तो आप क्या करिएगा, सर्वप्रथम जो अंश है उसको भी और जो हर है उसको भी आप सेम संख्या से काटने का प्रयास करिएगा। सेम संख्या क्या है, जैसे मान लीजिए अब देखिए कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप लोग इसको काटिएगा, देखिएगा ना, तो आपको 2 से भी ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आप छोटे संख्या से काटिएगा तो अंतिम रूप वही मिलेगा। याद रखिएगा, अंतिम रूप क्या होगा प्यारे, वही मिलेगा। जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे 6/42 लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ये तो बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं कि 6 से भी कट जाएगा। तो देखिए ना, 6 कम 6 और 6 7 42, 1/7 आ गया ना। और बहुत लोग होंगे कि उनको नहीं पता चल पाएगा कि 6 से काटे कि 1 से काटें कि 2 से काटें। तो सर्वप्रथम 2 से काटिएगा ना, देखिए ना 2 से हम काट रहे हैं, 2 3 के 6 और 2 से इसको काटिएगा, 2 दूना के 4 और 2 कम 2। यहाँ पे देखिएगा 3/21 आ गया। अब 3/21 भी कटेगा, 3 3 से कटेगा स्वयं, 3 एकम 3 और 3 सते 21। इसका सरलतम रूप 1/7 ही होगा, चाहे आप इस तरीके से काटिए प्यारे, चाहे आप इस तरीके से काटिए।
राइट बात। आपसे मैं चलिए आपको कुछ और बता दूं, अगर आप कहिएगा कि 3/8 का सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका सरलतम रूप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह एक संख्या से कटेगा ही नहीं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर आपको मैं ऐसे कह दूं कि 10/20 का बताइए, तो 10/20 का आप कैसे काटिएगा, या तो 10 से कम 10 और 10 दूना के 20, 1/2 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। आप कहेगा मुझे ये नहीं आता, मैं कहता हूँ चलिए नहीं आता, 10/20 लिख लो, इससे इसे काट दो, 1/2 ऐसे भी निकाल लीजिएगा। कहते हैं कि आप ऐसे मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तो आप मैं कर रहा हूँ, चलो भैया आप ऐसे कर लो, 2 से काटो, 2×5 10, 2 से काटो इसको, 2 दहा में 20 हो गया, याद रखेंगे। यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर इसको 5 से काटे, 5 से कम 5 और 5 दूना के 10, 1/2 इसका हो गया। जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हो, बस तरीका को आपको जानना है। वीडियो अच्छी लग रही है, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक तो बनता है प्यारे, लाइक तो जरूर करिए आप लोग। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल आपसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट रहता है। और अपने जितने भी फ्रेंडशिप के सर्कल हैं वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे, वो भी आसान भाषा में। आगे देखते हैं समतुल्य भिन्न क्या होती है। समतुल्य मतलब उसके तुल्य, तुल्य का मतलब होता है दोस्तों बराबर, याद रखेंगे, उसके बराबर। भिन्न याद रखेंगे, समतुल्य मतलब उसके तुलना में बराबर हो। जैसे मान लीजिए समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, तो याद रखेंगे समतुल्य भिन्न निकालने के लिए जो अंश होता है उसमें भी और जो हर होता है ना उसमें भी सेम संख्या से गुणा करते हैं। जैसे इसमें 2 से गुणा किए तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, अगर ऊपर 3 से गुणा किए तो नीचे भी 3 से गुणा करेंगे, ऊपर 4 से गुणा किए तो नीचे भी 4 से गुणा करेंगे। अब देखिए ना, इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा, आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 का गुणा कर दिए, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए, 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, इसका समतुल्य भिन्न ये हो गया। अगर और भी आगे करिएगा तो 2/5 ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6 और 5 3 के 15। आपको पता है अगर समतुल्य भिन्न कैसे निकलेगा, आप देखें ना, 2/5 मैंने लिख दिया, ऊपर नीचे 4 ही का गुणा कर दे रहे हैं, 4 दूना के 8 और 5 चौका 20। अगर आप लोग कहेंगे कि समतुल्य भिन्न कैसे आप पहचानिएगा, तो आप मैं कहूंगा कि इसका सरलतम रूप कर दीजिए, आपको 2/5 मिल जाएगा, तो आप कहेगा कि समतुल्य भिन्न है। अब देखिए ना, अब इसको सरलतम रूप आप करिए, 2 दूना के 4, 2×5 के 10, 2/5 मिला कि नहीं मिला, मिला, तो इसका समतुल्य भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखिए ना, इसको काटिए ना, 2 से काटिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3×5 के 15, 2/5 आया। ये देखिए सेम है कि नहीं, 2/5 यहाँ भी और 2/5 यहाँ भी, ये भी आपका समतुल्य भिन्न हो जाएगा। अब देखें ना, इसको 4 से काटे ना, 4 दूना के 8 और 4×5 के 20, 2/5 है, तो 2/5 का समतुल्य भिन्न आपका ये होगा कि नहीं होगा, 8/20, बिल्कुल बिल्कुल होगा। आपका 6/15 भी होगा, आपका 4/10 भी होगा। तो ऐसे आप लोग समतुल्य भिन्न को निकालिएगा, राइट बात। आपसे कहे 3/6 का समतुल्य भिन्न क्या होगा, आप कहेगा इसमें ऊपर नीचे 2 का एक बार गुणा कर लीजिए, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। एक बार 3 का गुणा करिए तो 3 का तिल तिल के 9 हो जाएगा, और इसके बाद 6 के 18 हो जाएगा। एक बार 4 का गुणा करिए, 4 3 के 12 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया। इसी क्रम में आप बढ़ते जाइएगा तो आपको समतुल्य भिन्न मिल जाएगा, राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। बहुलक, बहुलक बहुत ज़्यादा पूछता है, और मैं केवल सरल कंसेप्ट को लिया, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आपको कंसेप्ट को खत्म ही कर देना था, ठीक ना। तो बहुलक क्या होता है, जो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्राफ दे देगा ना, तो ग्राफ में जो सबसे ज्यादा बार आता है, ज्यादा बार आए, मतलब जो बार बार आए या ज्यादा बार आए, याद रखेंगे, जो बार बार आए या ज्यादा बार आए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग प्यारे बोलते हैं बहुलक। याद रखेंगे, बहुलक की संख्याएं याद रखिएगा। जब इसको आप देखिएगा तो आप इसमें क्या किया जाता है, आसान कंसेप्ट बता दूं, अगर आप भूल जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कौन कितनी संख्या है, आप आसान तरीका से 2 8 3 9 1 7 ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा, और देखिएगा 2 कितने बार आया, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे आप लिखेंगे कि कितना कौन कितने बार आया। इसमें देखिएगा ना, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, 8 है, 3 है, 9 है, 1 है, 7 है, यहाँ पे 2 का फिर रिवीजन हो गया, याद रखेंगे 2 यहाँ पे आ गया। कोई भी संख्या दूसरी बार नहीं रिवीजन हुई है, यहाँ पे 2 ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका 5 है, इसके बाद 9 भी 2 बार आ गया, याद रखिएगा 9 भी आपका 2 बार आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 2 3 बार आ गया, और यहाँ पे देखेंगे और संख्या रिवीजन नहीं रही, तो इसका बहुलक मतलब इस संख्या में इन ये जो ग्राफ लिखा गया है इसमें सबसे ज़्यादा जो आया है वो 2 आया है, इसलिए इसका बहुलक 2 होगा, ठीक है। और इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, 3 9 1 8 7 3 4 6 3, मतलब 3 2 देखिए ना, 3 3 बार आ गया, सबसे ज़्यादा बार 3 आया है, तो मतलब इसका बहुलक क्या होगा प्यारे, तो इसका बहुलक 3 होगा, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। याद रखिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।